नमस्कार प्यारे साथियों। आधुनिक काल का जो हम रिवीजन कर रहे थे उसका अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हम पढ़ रहे थे द्विवेदी काल के कवि। हमने द्विवेदी काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ लिया था। इसके तीसरे कवि हैं महत्वपूर्ण अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद। इनका जन्म 1865 ईस्वी, जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़ यूपी। इनके जन्म सन आपको बहुत सालों के याद करने ज़रूरी नहीं है जन्म के सन, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जन्म के कोई सन नहीं पूछे जाते हैं। 2019 वाली जो भर्ती थी उसमें शायद जयशंकर प्रसाद का, या फिर 2016 वाली में पूछा गया था, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म पूछा गया था। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, उनके ही जन्म सन आपको याद रखने हैं, बाकी सभी के जन्म सन आपको याद नहीं करने हैं। इन्होंने 3 प्रकार की काव्य रचनाएं की हैं। कृष्ण काव्य से संबंधित कृष्ण शतक, प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, प्रिय प्रवास 1914। इनकी सबसे जो प्रसिद्ध है वो प्रिय प्रवास करती है, ये आपको याद रखने हैं। इसका 1914 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। राम काव्य संबंधी वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में आई थी। श्रृंगार संबंधी रचना इनकी है रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, प्रेमाभू वारिधि, प्रेमाभू श्रवण, प्रेमाभू प्रवाह, चुभते चोप दे चोखे चोप दे, रस कलश, बोलचाल, पद्य प्रसून और पारिजात। इनकी रस कलश रचना जो है ये प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखनी है। ये रीतिकाल के अनुसार लिखी गई है। रीतिकाल में जैसा लिखा जाता था वैसे इसमें लिखा गया है। प्रिय प्रवास इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना मानी जाती है। प्रिय प्रवास रचना संस्कृत के वर्णवर्तों यानी छंद में लिखी गई है। प्रिय प्रवास का विभाजन 17 सर्गों में किया गया। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके आपको सर्ग भी याद करने हैं कि कितने सर्गों में विभाजित है वो। इस रचना में राधा को लोक नायिका, लोक सेविका एवं लोक शिक्षिका के रूप में चित्रित किया गया है। प्रिय प्रवास रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आपको याद रखना है, खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। आपको बताना ये है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सी रचना को माना जाता है। वैदेही वनवास रचना इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसका विभाजन 18 सर्गों में किया गया है। इस रस कलश रचना एक नृत्य ग्रंथ माना जाता है, जिसमें रस निरूपण, नायिका भेद एवं मृत्यु वर्णन किया गया है। तो रस कलश रचना भी इनकी महत्वपूर्ण है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश की रचना ब्रज भाषा में की गई। ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि द्विवेदी काल में सभी रचनाएं जबकि खड़ी बोली में की जा रही थी, तो रस कलश की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की थी। गणपति चंद्र गुप्त ने अरियोद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अरियोद को कवि सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। किस रचना के कारण इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा गया, ये आप मुझे बताएं। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, कई साथियों ने जवाब दिया कि उनको साकेत रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राम काव्य से संबंधित रचना लिखी। तो वैसे ही आपको बताना है कि आधुनिक काल का सूरदास इनको किस रचना के कारण कहा जाता है। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है और इनकी कवि सम्राट इनकी उपाधि है। इनकी कुछ पंक्तियां हैं प्रमुख। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये प्रिय प्रवास की पंक्ति है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ये भी प्रिय प्रवास की रचना है। यशोदा जी जो है वो यशोदा जी पूछ रही हैं इसमें कृष्ण के पिता से, कृष्ण के लिए, कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पाए तुलसी की कला। ये भी लाइन इनकी बहुत प्रसिद्ध है। फिर अगले कवि हैं श्रीधर पाठक। जन्म 1859 ईस्वी, स्थान उत्तर प्रदेश। रचनाएं हैं मनोविनोद, ब्रजभाषा में लिखी गई। जगत सच्चाई सार, काश्मीर सुषमा, ये भी ब्रजभाषा में लिखी गई। आराध्य शोकांजलि, जार्ज वंदना, गोखले प्रशस्ति, देहरादून, वनाष्टक, गुणवंत हेमंत, सौरगी वीणा और बाल विधवा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया। इन्हें 1886 ईस्वी में गोल्ड स्मिथ के हरमिट नामक काव्य का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया। इनकी ये रचनाएं हैं 3-4 अनुदित, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर यही पूछी जाती हैं। तो गोल्ड स्मिथ की हरमिट रचना का इन्होंने अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया था। अगली है गोल्ड स्मिथ के ही ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक के नाम से किया इन्होंने खड़ी बोली में। गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेज का अनुवाद उजड़ा ग्राम नाम से किया ब्रज भाषा में। यानी 3 इनकी रचनाएं गोल्ड स्मिथ की इन्होंने लिखी, जिसमें से 2 को तो लिखा इन्होंने खड़ी बोली में। हरमिट एकांतवासी योगी भी पद्य में लिखी गई थी खड़ी बोली में, और श्रांत पथिक भी खड़ी बोली में लिखी गई। जबकि जो इनकी डेजर्ट विलेज रचना थी, इसका अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से इन्होंने ब्रज भाषा में किया था। कालिदास के ऋतु संहार का इसी नाम से हिंदी में अनुवाद किया।
इनकी विशेष बातें हैं कुछ। इनके उजड़ा ग्राम, मनोविनोद और काश्मीर सुषमा में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अन्य सभी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इनकी आराध्य शोकांजलि रचना अपने स्वर्गीय पिताजी के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप लिखी गई थी। इनकी स्वर्गीय वीणा रचना में परोक्ष सत्ता से संबंधित तथ्यों का संग्रह है। इनकी एकांतवासी योगी को रामचंद्र शुक्ल द्वारा आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी गई है और पाठक को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना है आचार्य शुक्ल ने। यहाँ खड़ी बोली आपको याद रखना है, खड़ी बोली का प्रथम कवि पाठक और खड़ी बोली की आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम रचना एकांतवासी योगी। इनकी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, इसलिए इन्हें प्रकृति का उपासक कवि भी कहा जाता है। श्रीधर पाठक को प्रकृति का उपासक कवि भी कहा जाता है। अगली लाइन है इनके लिए, हिंदी साहित्य में गाँव को काव्य का विषय सर्वप्रथम पाठक द्वारा बनाया गया था, यानी गाँव से संबंधित कविताएं सर्वप्रथम श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई थी। अगले हैं रामनरेश त्रिपाठी, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान जौनपुर यूपी। रचनाएं हैं मिलन, इनकी 4 ही रचनाएं हैं, चारों आपको याद रखनी है। मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, सौपन 1929। इनकी मिलन रचना में विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का आह्वान किया गया है। इनकी पथिक रचना में उपनिवेशवाद की एक तंत्र से मुक्ति का आह्वान किया गया है। इनकी मानसी रचना फुटकल कविताओं का संग्रह है। इनकी सौपन रचना में उत्तराखंड व कश्मीर की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया गया है और साथ ही विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की सुरक्षा का आह्वान किया गया है। रामनरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, यानी बच्चों के लिए साहित्य लिखने की शुरुआत इन्होंने की थी, तो ये आपको याद रखना है, बाल साहित्य के जनक रामनरेश त्रिपाठी माने जाते हैं। इन्होंने वानर नामक एक बाल पत्रिका का संपादन किया था। त्रिपाठी जी भारत में भ्रमण करके भारत के लोकगीतों के संग्रह का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, यानी इन्होंने भारत भर में पूरे में भ्रमण करके और जो लोकगीत हैं जो स्थानीय बोलियों में भाषाओं में गाए जाते हैं उनका इन्होंने संग्रह करने का कार्य किया था। इनकी कविता कौमुदी संग्रह में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत इत्यादि भाषाओं में रचित कविताओं का संग्रह, कविता कौमुदी इनका अलग अलग भाषाओं में जो कविताएँ रची गई हैं उनका एक संग्रह है रामनरेश त्रिपाठी जी का। कविता कौमुदी रचना को 8 भागों में प्रकाशित करवाया गया। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, प्रातहीन रहकर जग में अपना दुख शोक न कह सकता है, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये लाइन महत्वपूर्ण है। फिर है अगले कवि नाथूराम शर्मा शंकर, जन्म 1859 ईस्वी। रचनाएं हैं शंकर सर्वस्व, शंकर सरोज, अनुराग रतन, गर्भरंडा रहस्य। ये इनकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, गर्भरंडा रहस्य। नाथूराम शर्मा को शंकर, भारतेंदु, प्रगेंदु, कविता कामिनी, कांत, साहित्य सुधाकर इत्यादि उपनामों से जाना जाता है। इनके उपनाम हैं शंकर, भारतेंदु, प्रगेंदु, कविता कामिनी, कांत, साहित्य सुधाकर। इनकी गर्भरंडा रहस्य प्रबंधात्मक श्रेणी की हास्य व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना में इन्होंने बाल विधवाओं की दुर्दशा एवं धार्मिक स्थानों पर होने वाले दुराचारों का वर्णन किया है। अगले हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जन्म 1883 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, करुणा, कादम्बिनी, संजीवनी। इन्होंने स्नेही व त्रिशूल उपनामों से लेखन किया। इनकी श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं स्नेही उपनाम से, राष्ट्रभक्ति से संबंधित रचनाएं त्रिशूल उपनाम से लिखी हैं इन्होंने। इनके द्वारा सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया गया, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जन्म 1866 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं इंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, श्रृंगार लहरी और कालकाशी। इनकी उद्धव शतक रचना सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में विषय वस्तु तो सूरदास के सूरसागर से ली गई है, जबकि रचना की शैली और छंद रीति ग्रंथों से ग्रहण किए गए हैं। इसलिए जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्तिकाल व रीतिकाल का समन्वय कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भक्तिकाल? तो यानी इनकी विषय वस्तु सूरदास के सूरसागर से ली गई थी। उद्धव शतक की जो रचना की है इन्होंने, जो प्रसिद्ध रचना है उसकी विषय वस्तु सूरसागर से, इसलिए भक्तिकाल हो गया, और जबकि रचना की शैली जो है वो छंद रीति ग्रंथों से ग्रहण किया गया, इसलिए रीतिकाल। इन दोनों का समन्वय कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जाता है उद्धव शतक रचना के कारण, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने प्रारंभ में जक्की उपनाम से रचनाएं लिखी हैं। रत्नाकर ने द्विवेदी युग में भी शुद्ध एवं परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका तथ्य हो जाता है कि द्विवेदी युग में भी जब सभी खड़ी बोली में रचनाएं कर रहे थे उस समय शुद्ध एवं परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग इन कवियों ने किया था। तो ये 2 कवि हैं, एक आगे आएंगे और एक ही हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसलिए ही इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को अट्ठी एवं मूर्ख कहा। ये लाइन में इनकी प्रसिद्ध है। इनके द्वारा बिहारी सतसई पर बिहारी रत्नाकर नाम से टीका लिखी है, जो बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। ये हमारे फर्स्ट ग्रेड में शामिल भी है। इनकी जो 25 दोहे हैं बिहारी जी की, वो बिहारी रत्नाकर से ही शामिल हैं।
अगले कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न, जन्म 1879 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं विदेह तरंग, प्रेम कली, भ्रमरदूत। भ्रमरदूत इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनकी अनुदित रचनाएं हैं ओरेसस, मालती माधव, उत्तर रामचरित। इनकी ओरेसस रचना लॉर्ड मैकाले की रचनाओं का हिंदी अनुवाद है। इनकी मालती माधव और उत्तर रामचरित रचना में भगवती की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया गया है। सत्यनारायण कविरत्न ने जगन्नाथ दास रत्नाकर की तरह ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। यानी एक कवि सत्यनारायण कविरत्न है और एक जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने द्विवेदी काल में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इसी कारण इनको ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये ऐसी लाइन लिख रखी है, एक बहुभूति करुण रस को एकमात्र रस मानते थे और पंत भी इसके समर्थक थे। अगले हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, जन्म 1868 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं धाराधर दावन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, अमलतास, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत, वसंत वियोग और राम रावण वियोग। धाराधर दावन रचना में इन्होंने कालिदास के मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया है। ये आपको याद रखनी है, धाराधर दावन कालिदास के मेघदूत रचना का अनुवाद। स्वदेशी कुंडल रचना में देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियों का संग्रह किया गया है। बसंत वियोग रचना इनके द्वारा रचित एक लंबी कविता है। इसमें भारत भूमि को एक उद्यान के रूप में चित्रित किया गया है। इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह पूर्ण संग्रह नाम से किया गया है। प्रकृति चित्रण के कारण पूर्ण की तुलना रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति से की जाती है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया, इसके कारण इनकी तुलना की जाती है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति से। हमारे दो एक कवि और हैं, उसके बाद हमारा छायावाद आ जाएगा। मुकुटधर पांडे, जन्म 1891 ईस्वी। रचनाएं हैं प्रेम बंधन, कानन कुसुम, पूजा फूल, आंसू और उद्गार। मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका, जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी, में हिंदी छायावाद नाम से 4 लेख प्रकाशित किए थे। इन्हीं लेखों से इस काल का नाम छायावाद पड़ा। यानी आगे वाला जो काल आएगा उसको सबसे पहले छायावाद नाम देने का श्रेय मुकुटधर पांडे को है, जिन्होंने शारदा पत्रिका में लेख निकाले थे हिंदी छायावाद नाम से। तो ये लाइन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आचार्य शुक्ल ने पांडे को छायावाद का प्रथम कवि यानी प्रवर्तक भी माना है। शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम कवि मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति की झलक देखने को मिलती है। अगले हैं लाला भगवान दीन, जन्म 1866 ईस्वी। रचनाएं हैं वीर बालक, वीर छत्राणी, वीर पंचरत्न, नवीन बीन। इन्होंने दीन उपनाम से लेखन कार्य किया था। ये हिंदी, उर्दू व फारसी के ज्ञाता थे लाला भगवान दीन। इनकी रचनाओं में उर्दू बहरों का प्रयोग देखने को मिलता है। भगवान दीन ने लक्ष्मी नाम की पत्रिका का संपादन भी किया था। इन्होंने तुलसीदास, केशवदास व बिहारी द्वारा रचित अनेक रचनाओं पर टीकाएं लिखी थी। तो ये हो गए हमारे द्विवेदी युग के समस्त कवि। अगले वीडियो में साथियों हम पढ़ेंगे छायावाद को। ये हमारा द्विवेदी युग जो पूर्ण हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको इन वीडियो से फ़ायदा लाभ पहुँचता है कुछ ना कुछ। आप इन वीडियोज़ को काम करते हुए बैठकर नहीं सुने, काम करते हुए भी सुन सकते हैं। तो कोई नया तथ्य होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए मैं छोटे छोटे 15, 13, 12, 13 मिनट की वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों की मांग थी, उसी मांग को देखते हुए 10-15 साथियों की मांग थी, तो इतनी तो आप वीडियो देखते भी हो। 200 से 300 लोग तो देखते ही हो। तो 200 से 300 तो बहुत हैं साथियों। तो 200 से 300 में से कुछ को भी लाभ मिलेगा। अगर कोई उनको प्रश्न मिलता है इससे, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।